1971 में ब्रिटिश सेना की विदाई हुई। एमिरेट्स को आजादी मिली। समंदर के बीच अबू मूसा, ग्रेटर चुनब और लेसर चुनब तीनों टापू ब्रिटिश सेना के हटने के बाद ईरान के कब्जे में आ गए। फिर दर 7 एमिरेट्स ने मिलकर एक देश बनाने का फैसला किया कि हम अलग अलग क्यों रहें, हम एक साथ रहेंगे। तब वजूद में आया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, संयुक्त अरब अमीरात। लेकिन यूएई को बर्दाश्त करना पड़ा। ईरान ने 3 टापुओं को अपने कब्जे में ले लिया था क्योंकि ईरान का दावा था और ईरान उस वक्त बहुत ताकतवर था, उससे लोहा लेना बहुत मुश्किल था। लेकिन वक्त का पहिया घूमा और 1979 में इस्लामिक क्रांति हो गई। अमेरिकी समर्थित शाह रजा पहलवी को हटा दिया गया और ईरान को इस्लामिक गणराज्य घोषित कर दिया गया। आयतुल्ला खुमैनी शासन में आए और जिस तरह से तख्ता पलट किया गया, ईरान के डिप्लोमेट्स के खिलाफ एक्शन लिया गया। 400 से ज्यादा दिन तक अमेरिकी डिप्लोमेट्स को बंधक बनाकर रखा गया। अमेरिका ने बहुत कड़े सैंक्शंस इंपोज किए। अमेरिका गुस्से से पागल हो गया और उसने ईरान को तबाह करने की कसम खा ली कि ईरान जब तक घुटने नहीं टेकेगा, जब तक अमेरिका के चरणों में नहीं गिरेगा, ईरान की इकोनॉमी को तबाह कर देंगे। नतीजा क्या हुआ? ईरान दुनिया से कटने लगा, प्रतिबंध लगने लगे। अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए तो पूरा यूरोप सैंक्शंस की पाड़ लेकर आ गया। ईरान अलग थलग पड़ गया, दुनिया से दूर हो गया। अमेरिका ने ईरान पर ऐसा शिकंजा कसा कि ईरान का सांस लेना भी मुश्किल था। ईरान न तेल बेच सकता था, न दुनिया से पैसा ले सकता था, न दुनिया में सामान बेच सकता था, न कहीं से इंपोर्ट कर सकता था, न एक्सपोर्ट कर सकता था। यहां तक कि एक एक दिन के लाले पड़ गए। जो देश का भी ताकतवर हुआ करता था, अब उसे सामान चाहिए था, बाजार चाहिए था, पैसा चाहिए था, दुनिया से जुड़ने का रास्ता चाहिए था। लेकिन 3 पोर्ट कब्जा करने के बाद भी यूएई वो रास्ता बना, दुबई वो रास्ता बना। दुबई, यूएई सब ईरान के साथ खड़े रहे और इसलिए अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद यूएई के होने की वजह से ईरान जिंदा रहा और न सिर्फ जिंदा रहा बल्कि अरबों डॉलर के व्यापार से खजाने को भी भरता रहा और अपनी शक्ति भी मजबूत करता रहा। सामान आते जाते रहे, व्यापार चलता रहा। और जब ईरान और अमेरिका में जंग हुई तो ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर हमला करने की शुरुआत की, क्योंकि ईरान जानता था कि वो 12,000 किलोमीटर दूर बैठे अमेरिका तक डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता है। खाड़ी देशों ने कहा कि ईरानी मिसाइल हमारे यहां नहीं गिरने चाहिए। ईरान ने कहा कि हम अमेरिकी बेस को निशाना बना रहे हैं, क्योंकि यूएई अब 1971 वाला यूएई नहीं रहा। ईरान ने 3 टापुओं को हथिया लिया था, वो कुछ कर नहीं पाया। अब तो यूएई ईरान को बराबरी की नजर से देखता है और ये मानता है कि उसने इतने साल ईरान की मदद की तो ईरान को उसका एहसान मानना चाहिए। लेकिन जंग के दौरान तनाव बढ़ गया। जहाजों पर हमले हुए, टैंकर्स पर हमले हुए, मिसाइलें चली, ड्रोन चली, बैलिस्टिक मिसाइल चलाने का आरोप लगाया गया है। यूएई ने ईरान पर अब साफ कर दिया है कि पानी सिर से ऊपर जा चुका है। सारे रिश्ते बंद, सारा व्यापार बंद, सारा लेन देन बंद। सवाल यह है आगे ईरान का क्या होगा? ईरान को बाजार कौन देगा? पाकिस्तान ईरान का दुश्मन है। रशिया बहुत दूर है, कैस्पियन सागर के जरिए 650 माइल्स की लगभग दूरी है। आसपास कोई देश मददगार है नहीं। एक बॉर्डर अफगानिस्तान से लगता है, अफगानिस्तान खुद के लाले पड़े हुए हैं। अगर ईरान इस जंग के बाद भी प्रतिबंधों से घिरा रहा, यूएई मुंह मोड़ चुका है, तो फिर ईरान के लिए सोचने वाली स्थिति आ जाएगी। यूएई दुनिया भर से कनेक्ट तो रहेगा, लेकिन ईरान के लिए दुबई और यूएई के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए। यूएई का साफ कहना है, हमले बंद करो तब रिश्ते बहाल होंगे। ईरान के साथ अगर ऐसा तनाव हो गया कि बैलिस्टिक मिसाइलें चलने लग गई तो यूएई को भी नुकसान होगा। लेकिन कहते हैं कि जो हाथ आपको रोटी खिलाता आप उस हाथ को नहीं काट सकते। लेकिन खाड़ी के इस जंग में अब 2 दोस्त दुश्मन में बदलते नजर आ रहे हैं। आज यूएई ने एम्बार्गो लगा दिया है। अगर ईरान ने इस फैसले का तोड़ नहीं निकाला, अगर ईरान ने वापस यूएई से दोस्ती नहीं की, अगर ईरान बातचीत की टेबल पर नहीं आया यूएई के साथ, तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। फौज जिसके पास सबसे घातक हथियार हैं, सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, सबसे अत्याधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है,
वो फौज आज खाड़ी के अपने ही किलों को छोड़ने की सोच रही है। जी हां, खाड़ी से अमेरिका का बैकअप हो सकता है या अमेरिका अपनी सेना को आधा कर सकता है इस इलाके में। सुनने में अजीब लगता हो, लेकिन सच्चाई कुछ ऐसा ही है। पेंटागन में कुछ यही चर्चा चल रही है। क्या मिडिल ईस्ट में 50,000 सैनिकों की जरूरत है जिसकी सुरक्षा ना कर पाए, जिनको मरने के लिए छोड़ दिया जाए, जिनके ऊपर लगातार हमले हो रहे हों? क्या इन्हें घटाकर 20,000, 25,000 नहीं किया जा सकता या 10,000 नहीं किया जा सकता? कुछ महीने पहले तक जिन ठिकानों पर अमेरिकी झंडा शान से लहराता था, आज उन्हीं ठिकानों की मरम्मत कराने से पेंटागन के हाथ कांप रहे हैं। सवाल यह नहीं है कि अमेरिका हार चुका है, जीत चुका है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका ने खुद मान लिया है कि वो इस दुनिया का इकलौता बादशाह नहीं रहा? किसने दी आखिर उसे इतनी बड़ी चोट कि वॉशिंगटन में बैठे रणनीतिकार, पेंटागन में बैठे रणनीतिकार अपने ही दशकों पुरानी रणनीति पर सवाल उठाने लगे हैं? इस कहानी को समझने के लिए सिलसिलेवार तरीके से इसके तह तक जाना होगा। पहले चलिए 28 फरवरी 2026, जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर मिलिट्री एक्शन शुरू किया गया। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया रोरिंग लायन, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। लेकिन ईरान ने चुप बैठने के बजाय जो जवाब दिया उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। ईरान ने ऑपरेशन शुरू किया गया ट्रू प्रॉमिस 4 और निशाना बनाया उन तमाम देशों को जहां अमेरिकी अड्डे मौजूद थे। बहरीन में अमेरिका का 5th फ्लीट नेवी का, यूएई का अल जफरा एयरबेस, कतर का अल उदैद एयरबेस, एक के बाद एक मिसाइलें और ड्रोन दागे जाने लगे। पहले ही दिन कुवैत का इंटरनेशनल एयरपोर्ट निशाने पर आया और वहां पर एयर ट्रैफिक पूरी तरीके से रोकना पड़ा। यूएई की डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक शुरुआती दिनों में ही उस पर 1567 ड्रोन और 15 क्रूज मिसाइलें और 285 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जा चुकी थी। यानी जिस अमेरिका को दुनिया अजय समझती थी, उसके सहयोगी देशों की धरती अचानक जंग का मैदान बन गई। अब समझिए कि क्या अमेरिका की मौजूदगी में खाड़ी का खेल ओवर हो चुका है और इतनी बड़ी संख्या में अमेरिका मिडिल ईस्ट में आकर क्यों बैठा हुआ है? अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, उसके तहत करीब 50,000 सैनिक इस पूरे इलाके में तकरीबन 20 ठिकानों पर, जिस पर टेम्पररी बेस भी हैं और परमानेंट बेस भी हैं, तैनात रहते हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम है कतर का अल उदैद एयरबेस, मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा। फिर है बहरीन की नेवल सपोर्ट एक्टिविटी, जहां अमेरिकी नेवी का 5th फ्लीट मौजूद है और नेवल फोर्सेस सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर भी है। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका 1948 से इस अड्डे का इस्तेमाल कर रहा है, जब यह सुविधा पहले ब्रिटेन की रॉयल नेवी चलाया करती थी। यूएई में अल धफरा और अल रुवैश जैसे ठिकाने हैं। सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस है। कुवैत में कैंप आरिफ जान और कैंप बुहेरिंग जैसे बड़े अड्डे हैं। इराक, जॉर्डन में भी अमेरिकी सैन्य ठिकाने। इराक में तो कंप्लीटली पैकअप हो चुका है। इराक को अमेरिका ने बंद करने का फैसला किया है। जॉर्डन में सैन्य बेस मौजूद है, बहुत छिपा हुआ था, लेकिन इसको ईरान ने ढूंढ लिया है। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लेकर पूरे मिडिल ईस्ट तक अमेरिका ने दशकों तक एक ऐसा सैन्य जाल बुना जिसकी बराबरी दुनिया का कोई और देश नहीं कर सकता था। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या थी? पहले आप इन एयर बेसिस को सिलसिलेवार तरीके से देख लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं इसके पीछे की वजह क्या थी। अमेरिका को भारी भरकम सपोर्ट के साथ यहां क्यों आना पड़ा। यह तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये जो नक्शा देख रहे हैं आप, यह नक्शा है मिडिल ईस्ट का, जहां पर मिडिल ईस्ट में अमेरिका की मौजूदगी आपको साफ साफ नजर आ रही होगी। मैं अगर इस तरफ आ जाऊं तो आप यहां से साफ तौर पर देख पाएंगे, ये अमेरिका की मौजूदगी आप देख लीजिए। पूरे मिडिल ईस्ट की तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। कुवैत से लेकर सऊदी अरब से लेकर बहरीन से लेकर इराक से लेकर जॉर्डन से लेकर कतर से लेकर यूएई तक, हर तरफ आपको अमेरिकी सैनिक नजर आएंगे और ये मौजूदगी है अमेरिका की। खाड़ी में अमेरिकी सैनिक और साजो सामान की संख्या देख लीजिए। कुवैत में करीब 13,500 सैनिक हैं। बख्तरबंद गाड़ियां, भारी टैंक, पेट्रियट एयर डिफेंस मौजूद है। कतर में 8 से 10,000 सैनिक हैं। लड़ाकू विमान, F-15E, F-16, F-18, बमवर्षक, ड्रोन, कमांड सेंटर सब मौजूद है। बहरीन में 9,000 से ज्यादा सैनिक हैं। 5th फ्लीट के युद्धपोत, विनाशक डिस्ट्रॉयर्स,
और पनडुब्बियां मौजूद हैं। यूएई में 3,500 से ज्यादा सैनिक हैं। F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट, 2 ही विमान, रिफ्यूलिंग टैंकर, MQ-9 रीपर ड्रोन, सब कुछ मौजूद है। लेकिन जो नुकसान हुआ है उसने पेंटागन के होश उड़ा दिए। अमेरिकी थिंक टैंक अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के आकलन के मुताबिक ईरान ने सिर्फ 1-2 नहीं बल्कि कई अहम ठिकानों पर एक साथ निशाना साधा। कतर के अल उदैद एयरबेस पर मिसाइल हमले से रनवे पूरा बर्बाद हो गया है। वहां का अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम भी क्षतिग्रस्त है, जिससे हवाई सुरक्षा तालमेल बुरी तरीके से प्रभावित है। बहरीन में अमेरिकी नेवी का 5th फ्लीट कम्युनिकेशन रोडूम तबाह हो गया है। वहां पर कम से कम 2 एयर डिफेंस सिस्टम को नुकसान पहुंचा है। अकेले इस मुख्यालय की मरम्मत में लगभग $20 करोड़ का आकलन बताया जा रहा है। यूएई के अल दफरा और अल रुवैज बेस पर फ्यूल स्टोरेज टैंक, एक मेडिकल क्लिनिक, हैंगर और बैरक पूरी तरीके से तबाह हो गया है। कुवैत का अली अल सलीम एयरबेस भी निशाने पा रहा है। कैंप आरिफ जान और कैंप बुएरिंग को भी बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। यहां तक कि अमेरिकी फौज को कैंप आरिफ जान से हटाकर बुबियान आइलैंड के नए कैंपों में शिफ्ट करना पड़ा है और काफी सैनिकों को सैन डियागो गार्सिया पर शिफ्ट किया गया है। सऊदी अरब का प्रिंस सुल्तान एयरबेस, जॉर्डन का मुआफक साल्थी एयरबेस और उत्तरी इराक का एक गोला बारूद भंडार भी इस लिस्ट में शामिल है, जो तबाही के कैटेगरी में है। यानी अगर आप पूरी तरीके से देखें तो साफ तौर पर आपको नजर आएगा कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ढांचा 50 से 60% डिक्लाइन कर गया है और अब उसको दोबारा रिबिल्ड करने के लिए करोड़ों अरबों डॉलर चाहिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।